when we talk about the history of Indian Constitution, so what I have seen is कि उसको perfectly understand out करने के लिए you must be knowing the basics of Constitution. Then only आप completely justification के साथ understand कर पाएंगे कि history of Indian Constitution में क्या हो रहा है. अब friends, history of Indian Constitution explain करने से पहले I want to read these lines. See what is written. The history of Constitution of India is very insightful as it explains exactly how it came into being. It also explains why India chose the parliamentary form of democracy in its modern form. अब इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट जिस फॉर्म में है, आखिर वो कैसे डेवलप हुआ. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, सो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगी. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, वो अलग अलग फैकल्टीज जो हैं अपने अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं. बट आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Friends, if I ask you in which country the industrial revolution was popular for the first time, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस कंट्री में आया था और पॉपुलर हुआ था? सो यू मस्ट बी सेइंग इटली, फ्रांस वगैरह, बट एक्चुअली दे आर नॉट द कंट्रीज जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था और पॉपुलर हुआ था. एक्चुअली द कंट्री वाज इंग्लैंड. इंग्लैंड वाज द कंट्री जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, यू विल फाउंड अ रिलेशन. जस्ट स्टे विथ मी. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है फ्रेंड्स? अगर मैं बात करूं एक यूजुअल बेसिस पर, तो कोई व्यक्ति और कोई पर्सन अगर सपोज ये शर्ट बना रहा है, सो इस शर्ट को बनाने में उसे 5 days, 10 days, 1 month ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, टाइम लगता है. और हर शर्ट को बनाने में उसको सेम टाइम लगता है. मतलब इट कॉस्ट सो मच, क्योंकि ह्यूमन लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने एक चीज बनाई जिसको वो कहते थे मशीन्स. ये मशीन्स क्या करती थी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मशीन्स क्या करती थी, कंप्यूटराइज्ड वे में शर्ट्स बनाती थी. फॉर एग्जांपल, इस सेम डिजाइन के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शर्ट्स एक साथ बन पाए, ऐसी मशीन्स जो है बना ली गई. अब जब ऐसी मशीन्स बना ली गई, सो फ्रेंड्स उससे क्या हुआ, आई गेस इकोनॉमी में ये चीजें आप काफी जस्टिफाइड तरीके से समझते हैं. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. सी आई एम मेंशनिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. इसके अलावा जो टाइम रिक्वायर्ड था, वो टाइम भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. जो ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड थी, वो क्या हो गई, वो भी रिड्यूस हो गई. बट टेल मी कि ये जो शर्ट है, ये एक्चुअली बना किसका है फ्रेंड्स? डेफिनेटली यू ऑल विल से इट इज मेड अप ऑफ कॉटन. तो मुझे बताइए, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, टाइम कम होगा, लेबर कम होगा, तो जो रॉ मटेरियल है, कॉटन है, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी? डेफिनेटली फ्रेंड्स, इट्स डिमांड विल बी गोइंग टू राइज. तो डिमांड क्या होगी, राइज होगी. अब डिमांड राइज होगी तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, ये देखिए मैप में ये पोर्शन, ये क्या है, इंग्लैंड कहलाता है. अब आई गेस यू ऑल हैव स्टडीड ज्योग्राफी, जिसमें आप पढ़ोगे 0 डिग्री इक्वेटर जो है, उसके आसपास क्या होती है, अच्छी खासी बारिश होती है. सो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है और गर्मी भी अच्छी पड़ती है. तो इस कारण ये एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा लैंड है. बट इफ यू मूव टूवर्ड्स द नॉर्थर्न कोऑर्डिनेट्स और सदर्न कोऑर्डिनेट्स, तो चाहे आप नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट्स में जाएं या सदर्न कोऑर्डिनेट्स में जाएं, दोनों ही जगह बहुत अच्छी बारिश नहीं होती. एंड द सेम रीजन, वहां पर जो लैंड है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल नहीं है. तो मुझे बताइए कि यूनाइटेड किंगडम जो है, क्या वो अपनी रॉ मटेरियल नीड्स को पूरा कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट. एंड देयर दे फेल टू गो टू द कंट्रीज जहां पर अच्छी हैवी क्वांटिटीज में उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा. एंड आई गेस यू ऑल मस्ट नो कि इन द प्रीवियस टाइम इंडिया वाज नोन बाय व्हाट, इंडिया वाज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड. तो गोल्डन बर्ड क्यों कहते थे इंडिया को फ्रेंड्स? बिकॉज इंडिया में क्या होता था, इंडिया में गोल्ड नहीं होता था. हमारे जो स्पाइसेस हैं और हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि उन्हीं को गोल्ड के भाव में, गोल्ड के रेट्स में ग्रीस वाले लेते थे. आपने आई गेस यू मस्ट हैव स्टडीड इन हिस्ट्री कि जो ग्रीस के लोग हैं, उन्हें उनकी जबान ले डूबी.
मतलब वो इंडिया के मसालों के फ्रेंड्स ऐसे दीवाने थे, दे यूज टू बाय इट एट द प्राइस ऑफ गोल्ड टू। ठीक है, अब आई गेस आप ये सब समझ गए। अब फ्रेंड्स जो इंग्लैंड है, वहां से ब्रिटिशर्स जो है सन 1600 नियर अबाउट 1600 जो है इंडिया में आए। व्हेन दे केम टू इंडिया, आई गेस यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, उनका इनिशियल पर्पस क्या था? ट्रेड था। व्हेन दे केम टू इंडिया, उनका इनिशियल पर्पस क्या था? ट्रेड था, जिसमें वो अपने यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड में ले जाते थे। वहां पर मशीन्स जो है उसके साथ उसके अंदर वो क्या करते थे? प्रोसेसिंग करते थे। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो प्रोसेस गुड्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में क्या करते थे? सेल करते थे हैवी रेट्स पे। मतलब कि फ्रेंड्स 50 रुपए का हमसे कॉटन खरीदा जाता था, और उसी 50 रुपए के कॉटन को प्रोसेस करके 500 रुपीज शर्ट में वो पूरे वर्ल्ड में क्या करते थे? सेल करते थे। एंड ब्रिटिशर्स वो फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, बिकॉज वो इससे बहुत ज्यादा रिच और वेल्दी बन गए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम इंडिया की बात करें, what is the present situation of India? Friends, definitely you all will say we are divided on different names. Sometimes people are divided on the name of caste, sometimes color, sometimes religion, and etc etc. There are many things जिसके कारण हमारे बीच में क्या होते हैं? disputes होते हैं। Other than that, what I am trying to explain, if I ask you how are the relations between India and Pakistan, or how are the relations between India and China, or how are the relations between India and Bangladesh, what you will say? Definitely, friends, you will say these relations are not good. So उसी तरह से जब हम इंडिया की बात करते हैं, सो बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया था, उसमें जो हमारा इंडिया था फ्रेंड्स, इसके अंदर ही बहुत सारी क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा महाराजाओं के स्टेट्स थे। एंड दीज स्टेट्स ऑफ राजा महाराजास वर कंप्लीटली डिवाइडेड ऑन डिफरेंट नेम्स। एंड ये चीज किसने पेल्ट करी फ्रेंड्स? ब्रिटिशर्स ने ये चीज पेल्ट करी। सो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, वो जो हमारे इंडियंस हैं उनको क्या करने लग गए? बैटल्स में हराने लग गए। दे स्टार्टेड डिफीटिंग आवर इंडियंस इन द बैटल। व्हाट वाज देयर वे? वो क्या करते थे? इफ टू पर्सन्स आर फाइटिंग, सपोज दिस एंड दिस टू पर्सन्स आर फाइटिंग, तो वो किसी एक का साइड ले लेते थे। दैट वी एग्री विथ योर मोटिवेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वी वांट टू हेल्प यू आउट वगैरह वगैरह। सो इन दिस वे वो एक का साइड ले लेते थे और दूसरे को डिफीट कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। व्हाट हैपेंस इन रिजल्ट, कि जिसको उन्होंने डिफीट करा है, डेफिनेटली फ्रेंड्स वो तो उनसे क्या करेगा? ट्रीटी करेगा ही, अलायंस करेगा ही, बिकॉज ही वांट टू लिव अ लाइफ। एट दैट टाइम हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये होती थी कि द पर्सन हु गॉट लूजन इन द बैटल, उसको क्या होता था? उसको किल कर दिया जाता था। बट ब्रिटिशर्स वुड अग्री टू इट। दे वांटेड टू शो देमसेल्फ कि हम बहुत दयालु हैं। सो दे नेवर हैव द मोटिव टू किल द पर्सन। वो उसके ऊपर क्या करते थे? हैवी ट्रीटीज लगा देते थे कि नाउ आप हमारे ट्रेड में हमें ये सपोर्ट करेंगे, ये टैक्स आप हमसे नहीं लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द पर्सन होम दे हैव मेक विन, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं उनका क्या हो जाता था? कर्जदार हो जाता था। दैट्स व्हाई ही आल्सो लिसन्स टू ऑल द ब्रिटिशर्स। इन दिस वे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे क्या करा? बहुत बड़ा जो पोर्शन है उस पर होल्ड बना लिया। और जब ब्रिटिशर्स ने ये बहुत बड़ा होल्ड बना लिया, जो कि मेन तौर पे दो बैटल्स में बना था, आई गेस यू ऑल मस्ट बी नोइंग बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। आई गेस हिस्ट्री में ये बैटल्स जो हैं आपने डेप्थ में स्टडी करे होंगे। 1757 एंड 1764, बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। सो इन बैटल्स के बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया में क्या हो गया? बहुत स्ट्रांग होल्ड हो गया। बट उसी टाइम एक और चीज देखने को मिली, दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंड्स। आई गेस यू ऑल नो अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन, बट लेट मी टेल यू, अमेरिका अमेरिका वॉज अ स्लेव टू होम ब्रिटिशर्स। ओके, लाइक इंडिया, जो अमेरिका है वहां भी एग्रीकल्चरल लैंड्स है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? अमेरिका को भी स्लेव बना रखा था। बट व्हाट वाज देयर सीन, अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स रहते थे, एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स क्या होते थे? वो फॉरेन कंपनीज होती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, मैंने वर्ल्ड मैप आपको यही एक्सप्लेन करने के लिए पुट आउट करा है। सी, जो यूके में रहते हैं वो क्या होते हैं? वो क्राउन होता है। यूके में क्या होता है? किंग होता है, क्वीन होता है, जो कि क्या क्या जो जिसका डेजिग्नेशन क्या होता है?
क्राउन का होता है। ये देखिए किंग क्वीन जिनका डेजिग्नेशन क्या होता है, क्राउन का होता है। और अदर प्लेसेस में जो ब्रिटिशर्स में से, ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा अदर प्लेसेस में, क्योंकि मुझे एज अ स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूजन रहा है, इसलिए आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो क्राउन रहता है वो क्या करता है, क्राउन और उसके अलावा जो पार्लियामेंट है, इन दोनों की परमिशन से वहां पर क्या पास होते हैं, एक्ट्स पास होते हैं। अब यहां से आपको क्लियर होगा कि मैंने ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया। वहां से क्या पास होते हैं, एक्ट पास होते हैं। एक्ट फॉर एग्जाम्पल कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दे आर गोइंग टू अमेरिका एंड इन देयर एक्सकेवेशन, अगर उन्हें कोई भी ट्रबल करता है, रॉ मटेरियल ब्रिंग करने के लिए वो जा रहे हैं एंड इसमें अगर उन्हें कोई भी ट्रबल करता है, सो दे हैव द पावर टू किल और टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। दे हैव द पावर टू किल, दे हैव द पावर टू ट्रीटाइज, और एनी डिसीजन दे वांट टू टेक दे कैन टेक फॉर देयर ओन सर्वाइवल। तो होता यह है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड है, वहां पर क्या होता है, क्राउन और पार्लियामेंट मिलकर क्या करते हैं, लॉ पास करते हैं, एक्ट पास करते हैं, जिसको फॉलो करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अमेरिका और इंडिया दोनों में ट्रेवल करती है। और वहां पर जैसा आई टोल्ड यू, ईस्ट इंडिया कंपनी डिड व्हाट, it defeated all the forces of America and also it defeated all the main forces of India, that is Mughals, अवध, अवध का राजा, बंगाल सिराजुद्दौला एटसेट्रा एटसेट्रा, सबको ये क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं, जिससे इनका अच्छा खासा अमेरिका और इंडिया दोनों में होल्ड होता है। बट व्हाट हैज बीन सीन इन अमेरिका कि अमेरिका में जो इंग्लिश ऑफिसर रह रहे थे, सिंस वो इंग्लिश ऑफिसर्स क्या कहते हैं, पीढ़ियों से दे आर लिविंग इन अमेरिका फॉर जनरेशंस, इसके कारण क्या होता है, वो लोग खुद को ही क्या अज्यूम करने लगते हैं कि दैट वी आर अमेरिकन। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज अमेरिका में वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जनरेशन से अमेरिका में ही रह रहे हैं, दे हैव नेवर सीन इंग्लैंड, वो क्या समझने लग जाते हैं, दैट वी आर व्हाट, वी आर द नेटिव्स ऑफ अमेरिका। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो उनकी जो 30-40 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से उनकी लोकल पॉपुलेशन तो बहुत लेस है, दैट इज कॉल्ड रेड इंडियंस। ओके, अब इसकी अपनी एक स्टोरी है, जो कोलंबस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आउट हो जाएगी। सो अब वहां पर ये लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। इससे इंग्लैंड को एक चीज क्लियर होती है, इंग्लैंड, व्हाट डू आई मीन टू से बाय इंग्लैंड, इससे क्राउन को एक चीज क्लियर होती है कि हमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या करना होगा, होल्ड रखना होगा। अदरवाइज अमेरिका जैसा सिचुएशन जो है हमारे यहाँ भी क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। क्योंकि देखिए व्हाट दे वर सीइंग कि जो इंडिया है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दे आर लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ आफ्टर देयर रिटायरमेंट। मतलब व्हाट वाज सीन बाय द ब्रिटिश क्राउन कि ये जो है अगर इनके रिटायरमेंट के आज इनके पास इतना जो है ट्रेजर, इतना लग्जरी आ जाता है कि ये लोग जो है इंग्लिश नवाब जो है कहलाने लग जाते हैं इंग्लैंड में जाकर। सो अब ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स मुझे बताइए आप क्या करेंगे, अगर आपके हैंड से ऐसा एक विंग निकले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा और वो इतना पावरफुल हो जाए, तो क्या आप स्टेट फॉरवर्ड को कहेंगे कि अपनी सारी पावर्स आप मुझे दे दो? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए व्हाट वाज बीइंग डन, ट्राई टू read the second para in my notes. The British came to India in 17th century, initially for trading only, eventually after slowly gaining more power, they attained the right to collect revenue and govern themselves. और एज आई टोल्ड यू, इसी से फ्राइटन होकर क्या करा गया, कई सारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इनेक्ट करना स्टार्ट हो गया। सर ये लाइन बाउंसर गई। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्राउन क्या हो गया, काफी अफ्रेड हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि इन लोगों का पावर और इनका होल्ड बढ़ता ही जा रहा है। सो एट दैट टाइम क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है, जो इंग्लैंड है, उन्होंने क्या करा, पार्लियामेंट से लॉस इंप्लीमेंट करना शुरू करा। ये लॉस कैसे थे फ्रेंड्स, ये लॉस जो है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर्स पे रेगुलेशन लगाने वाले लॉस थे, जिनसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी पावर्स को धीरे धीरे स्लोली स्लोली अ बिट क्या करा जाना था, रिड्यूस करा जाना था। सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एग्जैक्टली वी आर नॉट गेटिंग।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम जो है वो चाहती है आप बहुत पढ़ाई करें, सो क्या वो इजिली आपको डायरेक्टली कह सकती है कि आप इंजीनियर बन जाओ? तो डेफिनेटली नॉट। वो आपको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, फिफ्थ बोर्ड पास कर लीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड लाइफ। 10th बोर्ड पास कर लीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड लाइफ। 12th बोर्ड पास कर लीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड लाइफ। कॉलेज पास कर लीजिए, यू विल गेट अ ग्रेट जॉब। जॉब ले लीजिए, उसके बाद पेरेंट्स बोलेंगे हैव अ मैरिज, यू विल हैव अ गुड लाइफ। एंड आफ्टर मैरिज हैव चिल्ड्रन, you will have a good life. And after children get retired, you will have a good life. And after retirement, when death will come, it will give you rest in peace. I guess you can see we can never have a good life. Life का दूसरा नाम ही क्या है, स्ट्रगल है। On the same way, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, व्हेन आई एम सेइंग ब्रिटिशर्स आई मीन टू से क्राउन, ओके, आई शुड से क्राउन ओनली। जो क्राउन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स स्नैच करना चाहता था, बट इट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल गो। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड मिनिमाइजिंग द पावर्स थ्रू द एक्ट्स। अब इसमें जो एक्ट लाएगा उसमें जो फर्स्ट एक्ट था फ्रेंड्स वो क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेट, आई गेस नेम से क्लियर है, जिससे उन्हें क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस एक्ट की अगर मैं बात करूं, इसकी जो वैलिडिटी थी वो कितने टाइम की थी, 20 इयर्स की थी। अब इसके बाद क्या हुआ, 1784 का एक्ट आया। आई नो यू आर बीइंग कंफ्यूज नाउ, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा। फिर इसके बाद 1793 से 1853 तक क्या है फ्रेंड्स, 4 चार्टर एक्ट्स आए, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये जो सारे एक्ट्स थे इन सब में क्या करा गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करा गया। सर इसका मीनिंग क्या है, वो फ्रेंड्स जब हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या करा गया, 1861 से 1909 तक ये तीन जो है ये क्या थे, इंडियन काउंसिल एक्ट। व्हाट आई सेड, इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसके बाद 1935 ये दोनों क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एंड लास्ट माय फेवरेट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे हमें क्या मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है। सो इनमें जो स्टार्टिंग के एक्ट्स हैं फ्रेंड्स 1850 तक, इनसे लगातार क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको आज ही आगे के सेशन में क्लियर हो जाए। अब इसके बाद 1858 में क्या हुआ फ्रेंड्स, पूरा सिनेरियो रिवर्स हो गया। अब यू मस्ट बी थिंकिंग 1858 सर ये डेट कुछ, ये टाइम कुछ याद आ रहा है। डेफिनेटली 1857 रिवोल्ट, जिसको हिस्ट्री में आप अलग अलग नाम से पढ़ते हो, सिपॉय मीटनी, ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो 1857 का क्या कहते हैं, जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था, इससे ब्रिटिशर्स को काफी अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल जो है थोड़ा चेंज करना चाहिए। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग आफ्टर दिस एक्ट, दैट इज फ्रॉम 1861, they started decentralization of administration. Sir still we are not clear with centralization of administration, so वो आपको आज ही आगे क्लियर हो जाएगा। So let's start with the first act, that is regulating act. What was the purpose? As I told you, minimize the power of East India Company and transfer those powers to the Crown of England or Parliament of England. I guess आपको क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स क्राउन का मतलब क्या है, I guess you are pretty clear. Crown is compared to the President of India and Parliament is compared to the obviously Lok Sabha and Rajya Sabha of India. Now I think you must be understanding कि मैंने आपको पहले पॉलिटी क्यों पढ़ाई, ताकि आपको क्राउन क्या है और लोकसभा राज्यसभा क्या है ऐसा ना हो कि इसमें ही कंफ्यूजन हो जाए। Now let's start with the Regulating Act of 1773. What was done in it? So friends, what was done in this act, before understanding that, you must understand that what was the scenario in India when before the arrival of this act. So to make you understand, let me make the map of India. Don't expect a very good map from me because as you know I am not a teacher of geography. हाँ जी, if we talk about before independence, then Pakistan and Bangladesh should also be included. So ये इंडिया का उस टाइम का मैप था। But if we talk about the scenario in 1773, so as I told you, they have won the battles of Palasi and Battle of Buxar.
अब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर विन करने के बाद फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स हैं उनका 3 मेन रीजन्स में होल्ड था, जिनको वो 3 बिगेस्ट प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया जो है वो कहते थे। ये 3 बिगेस्ट प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया जो है, अगर मैं इनकी बात करूं, आई गेस यू ऑल मस्ट बी नोइंग द बॉटम वन इज मद्रास, दिस वन इज बॉम्बे एंड दिस वन इज बंगाल। दैट टाइम वेस्ट बंगाल नहीं होता था फ्रेंड्स, दैट टाइम बॉम्बे और बंगाल ही होता था। अब यू मस्ट बी थिंकिंग सर आपने लगता है थोड़ी लोकेशंस गलत ड्रॉ करी हैं, क्योंकि बॉम्बे तो एक सिटी है और बंगाल में आपने बांग्लादेश, बिहार, झारखंड वाले एरियाज भी ले लिए हैं। सो लेट मी टेल यू दैट बंगाल वाज नॉट दैट स्मॉल जितना आप आज देखते हैं। झारखंड, बिहार का भी एक बड़ा पोर्शन बंगाल में आता था और पूरा बांग्लादेश जो है वो बंगाल में आता था। एंड मद्रास वाज आल्सो नॉट दैट स्मॉल जितना आप आज देखते हैं। एंड बॉम्बे, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मेनी एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ये तीनों जो है हमारे कंट्री के बहुत बड़े बड़े पोर्शंस उस टाइम हुआ करते थे और इन तीनों को क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज में फ्रेंड्स क्या होता था? गवर्नर होता था और ये जो गवर्नर है इसे कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। मतलब यही वो मेन अथॉरिटी होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पूरा रूल चलाते थे। अब द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि ये सारी प्रेसिडेंसीज और ये सारे गवर्नर्स ये एक्चुअली क्या होते थे? इंडिपेंडेंट होते थे। मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ये कंप्लीटली अपनी खुद की एक गवर्नमेंट रन कर रहे थे। सो दैट्स वाई यहाँ पर फेल्ट हुआ कि थोड़ा सेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन किया गया। जो बंगाल है उसके दोनों को क्या कर दिया गया? सबऑर्डिनेट कर दिया। आई गेस यू प्रीटी अंडरस्टैंड, बांग्लादेश जब पूरी कंट्री ही बंगाल का हिस्सा है, सो डेफिनेटली हमारे कंट्री का सबसे फ्लरिश्ड पोर्शन प्रीवियसली क्या था? बंगाली था। और बंगाल को किसके अंडर कर दिया? क्राउन के अंडर कर दिया। सो व्हाट दे डिड, स्ट्रेटेजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो तीनों को अलग अलग जो है जो पावर कंट्रोल करने के कोशिश करते, सो दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। सो व्हाट दे हैव डन, जो बंगाल है उसके जो गवर्नर है उनको उसने प्रमोट करा। गवर्नर ऑफ बंगाल को दे मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, मतलब इसका क्या हो गया? इट हैज बीन प्रमोटेड। अब डेफिनेटली इनका प्रमोशन होगा, सो ही विल बी हैप्पी कि 2 पीपल आर कमिंग अंडर मी। बट एक्चुअली द रियल थिंग वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज गेटिंग अंडर द क्राउन। मतलब क्राउन ने क्या कर दिया? अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दिया। एंड इसका रीजन अगर आप डेप्थ में स्टडी करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दिवालिया होने की जो सिचुएशन है वो आ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी फ्लरिशिंग के बाद भी। दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी की दिवालिया पोजीशन में ये पावर मिली क्राउन को कि वो इनको क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो दैट वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब आई हैव सीन मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं फ्रेंड्स बिटवीन गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। सो लेट मी टेल यू, ये वन बाय वन आगे आएंगे, बट अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ योर पावर्स बीन इंक्रीज्ड, अगर आपकी पावर्स इंक्रीज हो गई हैं क्लास में सपोज, सो व्हाट विल टीचर मेक यू? टीचर विल मेक यू मॉनिटर एंड इट विल आल्सो गिव अ बैच ऑफ मॉनिटर टू यू, ताकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्लास में वो दूसरों को भी क्या हो? एक्सप्लेन हो, अंडरस्टैंडेबल हो। सो इन द सेम वे बंगाल में भी क्या करा गया? जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से क्या दिया गया? प्रमोशन दिया गया। सो इसलिए हम कह सकते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग एंड आल्सो ऑन द सेम हैंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसके अलावा आई गेस सेकंड पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंटीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब कि जो बंगाल है वो अपने साथ साथ बॉम्बे और मद्रास का भी क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और उनके लिए भी क्या करेगा? लॉस बनाने का काम करेगा।
और ऑब्वियसली वो रिपोर्ट करेगा किसको, क्राउन को। अब इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट सिस्टम, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो बनाया गया जुडिशरी, जिसको कहा गया क्या, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है फ्रेंड्स, वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। आई गेस यू ऑल नो कि जो हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 में फॉर्म हुआ है, और अगर मैं उसकी बात करूं तो वो दिल्ली में है, एंड इट इज व्हाट, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर फर्स्ट हाई कोर्ट भी कोलकाता में ही फॉर्म हुआ है ना? डेफिनेटली फ्रेंड्स, बट इट्स ईयर वाज 1862। सो फर्स्ट हाई कोर्ट एट कलकत्ता formed in 1862 is different, and also the Supreme Court of Delhi is different। मतलब ये एक सुप्रीम कोर्ट, ये अलग ही है, जो प्रेजेंट में है ही नहीं, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट नाम की बॉडी जो है बनाई गई, जिसके फर्स्ट जज का नाम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सर एलिजा इम्पे। व्हाट इज द नेम? सर एलिजा इम्पे। मैं आई मस्ट टेल यू, इन स्टार्टिंग आई हैड अ कंफ्यूजन कि ये मैन है कि वुमेन है, बट आफ्टर रीडिंग द वर्ड सर, आई केम टू द नोट, आई केम टू दिस डिसीजन कि डेफिनेटली ये सर हैं तो मेल ही होंगे। जोक, आई नो इट इज नॉट अ गुड जोक। नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि दिवालिया बैंकरप्ट कंडीशन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई थी। द रीजन वॉज अ लॉट ऑफ करप्शन, as we can see in our society also. The reason for the bankruptcy is corruption only. There are many other things, but corruption can be a reason too. So अगर हम बात करें, so साफ इस लॉ में दे दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में, कि नाउ ऑनवर्ड्स आपकी सैलरी हाइक करी जा रही है, सो देयर शुड बी नो करप्शन। अगर आप किसी भी तरह का करप्शन करते हो, या प्राइवेट ट्रेड करते हो, या प्रेजेंट लेते हो, सो यू विल गेट जेल्ड फॉर दैट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। बट एज आई टोल्ड यू कि इसकी वैलिडिटी कितनी है फ्रेंड्स, 20 ईयर्स। बट स्टिल आई गेस यू मस्ट बी इन द कंफ्यूजन कि सर अगर इसकी वैलिडिटी 15 ईयर्स 20 ईयर्स है, तो इसके बाद तो क्या आना चाहिए? इसके बाद तो सर 1793 में एक्ट आना चाहिए। सो व्हाई दिस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? So try to read the first 3 lines. The Pitt's India Act 1784 or the East India Company Act 1784 was passed in the British Parliament to rectify the defects of the Regulating Act 1773. What I am trying to say कि देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नया स्टेप लेते हैं, सो ऑब्वियसली उसमें क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं। सो a good person is whom who understands the problems and circumstances and उनको rectify करे। On the same way 1773 के बाद, as I told you, next act should be brought in 1793। but जब 1773 का ये एक्ट लाया गया, so it was clear that कि इसमें काफी सारे क्या हैं, डिफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसा कोई सेपरेशन ही नहीं हो रहा है, और इसके जो प्रिंसिपल्स थे उनमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सपोज बना दिया गया है, सो हाउ इट इज सुपीरियर टू बॉम्बे एंड मद्रास। तो ऐसी बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, जिनको क्लियर आउट करने के लिए क्या करा गया, वापस से एक एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाई दिस नेम पिट्स इंडिया? सो ट्राई टू रीड द अदर one line of my notes. The act is named after William Pitt the Younger, ब्रिटेन्स देन प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये एक्ट जब पास हुआ था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, सो एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर नेम वाज विलियम पिट, तो उनके ही नाम पर इसका बिल का नाम क्या हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट। आई गेस इट इज प्रीटी क्लियर टू यू नाउ। ओके सर, वी आर क्लियर, बट टेल अस what was given in this act. So friends, I want to ask you a question. What will happen if Modi ji and Ambani ji both are not different, both become the same person? Sir, what you said, I am not clear. मैं कहना ये चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर मोदी जी जो हैं उनके पास अंबानी जी जितना मनी हो,
और इसके अलावा उनके पास मोदी वाला एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर भी हो, सो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली इट विल बी अ डिजास्टर्स सिचुएशन, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो कंप्लीटली कॉरपोरेट हो जाएगी। और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करेगी? कॉरपोरेट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगी। गवर्नमेंट विल ब्रिंग ऑल द बिल्स जो कि किसको फेवर कर रहे हैं? गवर्नमेंट को फेवर नहीं, जो कि गवर्नमेंट को नहीं, हम सिटीजन्स को नहीं, कॉरपोरेट्स को फेवर कर रहे हैं, ऐसे बिल्स को एक्ट में कन्वर्ट करने का काम जो है गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगी। मतलब कि जो कमर्शियल पर्पस अफेयर्स होते हैं, मतलब कि जो कमर्शियल अफेयर्स होते हैं और उसके अलावा जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, दे शुड ऑलवेज बी व्हाट, दे शुड ऑलवेज बी सेपरेट। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। सो ये चीज जो है पेट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर क्लियर हुई कि हमने एक एक्ट तो बना दिया, बट स्टिल इट विल चेंज नथिंग, इट विल चेंज नथिंग, बिकॉज द थिंग इज कि पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज दोनों की दोनों अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉयज कर रहे हैं। मतलब सपोज आप ये समझ लो, मैं टेलीकॉम मिनिस्टर हूं और मेरी खुद की एक टेलीकॉम कंपनी भी है, सो ऑब्वियसली आई विल मेक अ लॉ जिससे मुझे क्या होगा, अच्छा खासा बेनिफिट होगा। सो दैट वाज द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। सो इसीलिए क्या करा गया, एक सेपरेट बॉडी बनाई गई। सेपरेट बॉडी जो है बनाई गई, जो कि क्या कहलाई, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाई। क्या कहलाई फ्रेंड्स? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दो बॉडीज कर दी गई, वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये बॉडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, जिसमें 24 मेंबर्स होते थे। ये अगर मैं बात करूं, जो शेयर होल्डर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये उसके क्या प्रोमिनेंट मेंबर्स होते थे या उनके द्वारा अपॉइंट होते थे। बट इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई, डेट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें 6 मेंबर्स क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे हम इंडिया की पॉलिटी स्टडी करते हैं, सो वी हैव सीन कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कई सारे पोस्ट पर क्या करते हैं, या तो रिकमेंडेशन देते हैं या फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं। इन द सेम वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये किसके अंडर में रखा गया? क्राउन के अंडर में रखा गया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स हैं, जिस तरीके से वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से अपॉइंट कर रहे थे, उसी तरह से एक नई बॉडी जो है फॉर्म कर दी, जिसका नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वर्क क्या दिया गया? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वर्क दिया गया कि ये सारे के सारे कौन से अफेयर देखेगा? ये सारे के सारे जो है पॉलिटिकल अफेयर जो है देखेगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका वर्क क्या हो गया? ये सारे के सारे कौन से अफेयर देखेंगे? ये सारे के सारे कमर्शियल अफेयर्स जो है देखेंगे। मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक 6 मेंबर की बॉडी फॉर्म की गई। इस बॉडी का जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्टली कौन करता है? क्राउन करता है। और क्राउन जो है इस पे अपॉइंटमेंट किसके करता है? जो पॉलिटिशियंस होते थे, मतलब जो इंग्लैंड के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस होते थे, वो उनका अपॉइंटमेंट क्या करता है? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में करता है। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करा जा रहा है, मोदी जी और अंबानी जी को सेपरेट आउट किया जा रहा है। You can read it here. For political matters, the board of control representative of British government was created, and for commercial affairs the court of director 24 in number representative of East India Company was appointed। और इस तरह से क्या करा गया, एक डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन दोनों की दोनों क्या करने लग गए, कंट्रोल का वर्क जो है करने लग गए। अब इसमें एज आई टोल्ड यू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज व्हाट, इट वाज अ 6 मेंबर बॉडी, जिसमें एज आई टोल्ड यू एक होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक होता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और एक होते और 4 होते हैं प्रोवी काउंसिलर्स। प्रीवी काउंसिलर्स ये एज आई टोल्ड यू, ये 6 की 6 जो हैं, ये सब क्या है? ये इंग्लैंड के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस है, जिनको अपॉइंट किया जाता है क्राउन के द्वारा। इनमें से फर्स्ट 2 पोस्ट क्या होती हैं? फिक्स होती है, और जो बाद की 4 पोस्ट हैं ये सिलेक्ट की जाती है
जो क्राउन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आई गेस यू ऑल मस्ट बी क्लियर कि क्राउन का मतलब पार्लियामेंट होता है, जैसे प्रेसिडेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। इट वर्क्स आर ऑलवेज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बट द रिकमेंडेशन इज ऑलवेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट। सो उसी तरह से वर्क्स आर ऑलवेज डन इन द नेम ऑफ क्राउन, बट द रिकमेंडेशन इज ऑलवेज ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई गेस यू आर प्रिटी क्लियर हियर। अब आफ्टर दैट इसके अलावा ये इसका क्या है, सबसे मेन प्रोविजन है। सो दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल थिंग इज यूजुअली आज इन एग्जाम। इसके अलावा डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल किस एक्ट में आया था, सो इट इज ऑल्सो आज इन एग्जाम। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं बात करूं, इसके अलावा एक और प्रोविजन था। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लास्ट एक्ट में कितनी कर दी गई थी, 4 मेंबर। आई गेस आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो लास्ट एक्ट है उसमें एक और वर्क क्या किया गया था, एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है बनाई गई थी। अब क्या करा गया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ क्या कर दी गई, 4 से घटा के 3 कर दी गई। बट द मेजर सेटबैक वाज दैट कि इन 3 में से एक को क्या करा गया, जो कमांडर इन चीफ बना दिया गया ब्रिटिश क्राउन आर्मी का, ठीक है। इन 3 में से एक क्या रहता है, कमांडर इन चीफ रहता है ब्रिटिश क्राउन आर्मी का। मतलब देखिए कितना हौच पौच हो रहा है फ्रेंड्स। जो हम देख रहे हैं कि कितनी सारी पावरफुल अथॉरिटीज हो गई हैं। क्राउन है, क्राउन के अलावा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ईस्ट इंडिया कंपनी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और इसके अलावा गवर्नर जनरल है। और नाउ यू कैन सी इसके भी अलावा एक और क्या आ गया, कमांडर इन चीफ आ गया। सो पावर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो गई है, बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो गई हैं, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वॉरेन होस्टिंग्स वाज वेरी मच ट्रबल विद दिस। वॉरेन हेस्टिंग तो इतने ज्यादा ट्रबल थे कि इवन उन्होंने क्या कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है, कि आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद दिस एक्ट्स। एंड आफ्टर हिज रेजिग्नेशन जो इंग्लैंड है वहां पर उनके ऊपर केस भी फाइल किया गया था, बट गुड थिंग फॉर हिम वाज कि वो केस फाइनली जीत गए थे। अब इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उसे वीटो पावर दी गई, इन कंपैरिजन टू whom, इन कंपैरिजन टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। मतलब यू कैन सी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, और पावर्स धीरे धीरे किसके हैंड में ट्रांसफर हो रही है, क्राउन के हैंड में ट्रांसफर हो रही है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर ईस्ट इंडिया कंपनी कैन लीव हिज पावर, इज लिविंग हिज पावर सो इजिली, so how come this is happening? So friends, try to understand, this has not been done in a single day. एक एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, एक एक्ट जो है वो 1773 में आया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो है 11 इयर्स आफ्टर 1784 में आया। एंड लेट मी टेल यू, 11 इयर्स इज अ ह्यूज पीरियड। सो इस तरह से एक ह्यूज पीरियड में क्या करा जा रहा है, ये सेंट्रलाइजेशन करा जा रहा है। दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा था, वो क्लियरली इसको एग्री कर रहे थे। आई गेस आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आई। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आने के बाद उसने क्या करा, ट्रेड करा। ट्रेड के बाद उन्होंने क्या करा, ट्रेड के बाद उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल करा, इन्वेजन स्टार्ट करे। इन्वेजन्स के बाद उनका जब बहुत हैवी लेवल कंट्रोल हो गया तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट में जो मिस्टेक्स थी उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाइंग एक्ट जो है वो आया, जिसका नाम था, आई गेस यू ऑल नो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एंड इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं, सो एज आई टोल्ड यू रेगुलेटिंग एक्ट का टाइम पीरियड 20 इयर्स था। सो इस टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए नेक्स्ट एक्ट आएगा चार्टर्ड एक्ट, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो आई गेस आपको ये पूरी स्टोरी, पूरा सिनारियो क्लियर हो गया होगा। एंड आई गेस यू आर नाउ वेरी मच क्लियर नाउ कि व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस पोर्शन एट द लास्ट, ताकि आपको इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग मिले। Now you must be thinking, so what are the questions which can be asked from this topic? So friends, anything can be asked. It is very, very important. Everything which is written in the notes should be remembered by heart by you. So if you have any doubts,
Just let me know in the comment section. Other than that, that's all for now. Bye bye.